साइंस में हम लोग कल पढ़ रहे थे परावर्तन। अब परावर्तन का नियम क्या कर चुके थे, पढ़ चुके थे। परावर्तन का नियम में हम लोग पढ़े थे, या परावर्तन किसे कहते हैं, तो किसी चमकदार, किसी पालिश और चमकदार सतह पर आने वाली प्रकाश किरण उससे टकराए और फिर वापस लौट जाए, तो इस घटना को पढ़े थे प्रकाश का परावर्तन। आने वाली प्रकाश किरण को बोला गया था आपतित किरण, और लौट कर जाने वाली को परावर्तित किरण। इस बिंदु को बोला गया था आपतन बिंदु, इसको बोला गया था परावर्तक सतह या पृष्ठ। ठीक है, इस बिंदु पर ये जो सतह है इसके लंबवत एक रेखा खींचा गया था, इसको बोला गया था अभिलंब। क्या बोला गया था? अभिलंब। अभिलंब व आपतित किरण के बीच, अभिलंब व आपतित किरण के बीच का कोण को बोला गया था आपतन कोण, जिसे आई से दर्शाया गया था। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को आर बोला गया था, यानी कि परावर्तन कोण। क्या बोला गया था? परावर्तन कोण। ये क्या है? आपतन कोण। हम ये पढ़े थे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। परावर्तन का पहला नियम था। दूसरा नियम ये था कि आपतन कोण बराबर होगा किसके? परावर्तन कोण के, यानी कि I = R। ठीक है ना? तो इस पर कुछ सवाल आते हैं, आप लोग एग्जाम में पूछे जाते हैं सीधा सीधा, तो चित्र बनाएंगे और इस सवाल को करेंगे। इसमें एंगल का मान दिया है 35 डिग्री, तो इसमेन R की वैल्यू ज्ञात करना है। R क्या होगा, यानी कि परावर्तन कोण क्या होगा? परावर्तन कोण क्या होगा, बताइए। परावर्तन कोण कितना होगा? 35। गलती हो गया ना? परावर्तन कोण देखिए, आपको बताया गया है कि आपतन कोण इसके बराबर होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण किसके किसके बीच होता है? तो अभिलंब व आपतित किरण के बीच, ये आपका I आपतन कोण होता है। इस कोण के बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे I की वैल्यू नहीं दिया गया है, I की वैल्यू नहीं दिया गया है। इसमें दिया गया है दर्पण से आपतित किरण के बीच का कोण दिया गया है। हम बताए हैं कि ये दर्पण से ये जो MB है ये लंबवत होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 35 + I = 90 डिग्री। ये लंबवत है तो ये पूरा 90 डिग्री है, लंबवत है तो 90, तो I बराबर क्या मिल जाएगा? 90 - 35, ये आपको मिल जाएगा 55 डिग्री। कितना मिल जाएगा? 55। I की वैल्यू 55 आ गया, तो हम परावर्तन के दूसरे नियम से कह सकते हैं कि I = क्या होता है? R। तो I = R, यानी कि 55 डिग्री। तो इसका आंसर क्या होगा? 55 डिग्री, न कि 35 डिग्री। क्वेश्चन आपको कभी भी ऐसे नहीं देगा कि I का मान देकर R का मान पूछ ले। ये कभी भी देगा तो दर्पण से आपतित किरण के बीच के कोण को ही देगा, अधिकतम यही चांस रहेगा। सर जब उधर का कोण दिया है और उसके सामने वाला कोण पूछेगा तो वो 35 होगा। ये ना ये 35 होगा, लेकिन ये पूछेगा ही नहीं। आपसे क्या पूछेगा? परावर्तन कोण पूछेगा। क्या पूछेगा? परावर्तन कोण। हम बताएं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण को कहां से नापेंगे? ये लाइन हम बताएं कि लाइन ही इसीलिए खींचा गया है कि हमको कोण नापना है।
इस लाइन से अगर जो कोण नहीं दिया है तो मतलब क्या करना, 90 डिग्री में से इसको घटाना है, उसके बाद से आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान निकाल लेना। ठीक है, तो अब बताएंगे, एक बार गलती हो गया, दूसरी बार देखते हैं। बताइए परावर्तन कोण का मान बताइए आपका। देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण बनता है। ये 40 दिया है तो ये भी कितना होगा, 40। शीर्षाभिमुख से ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे 40 दिया है तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, 40। और ये 40 बनेगा तो ये कितना बनेगा, 50। तो ये भी कितना हो जाएगा, 50। तो यानी कि परावर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। सही आंसर। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये भी एंगल दे सकता है। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछेगा, यहाँ पे ये पूरा एंगल दे दे, परावर्तित किरण और आपतित किरण को थोड़ा सा आगे बढ़ाएगा और परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच का एंगल आपको 50 डिग्री दे दे तो आर का मान पूछेगा। कितना होगा बताइए। देखिए इसको कैसे हल करेंगे। हम जानते हैं कि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। तो I इक्वल टू क्या होगा, R होगा। I इक्वल टू R होगा। तो I इक्वल टू R होगा। I के जगह R भी लिख सकते हैं, R के जगह I भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये देखेंगे तो ये किरण एक क्या बना रहे हैं, लाइन बना रहा है। एक लाइन पे टोटल कितने डिग्री का एंगल होता है, 180। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि I प्लस R प्लस 50 डिग्री बराबर 180। I की जगह R भी लिख सकते हैं, हमसे पूछा है R, तो I की जगह क्या लिख दे, R प्लस R प्लस 50 बराबर 180। तो 2R बराबर 2R प्लस 50 इक्वल टू 180। तो यहाँ पे 2R इक्वल टू मिलेगा 180 में से 50 घटा देंगे, कितना मिलेगा, 130। तो R बराबर हो जाएगा 130 बटा में 2, तो ये हो जाएगा 65 डिग्री। कितना हो जाएगा, 65 डिग्री। तो आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, ये टोटल इस जितना टाइप था उतना बता दिया। ठीक है ना, एक ये एंगल दिया जा सकता है, एक ये एंगल दिया जा सकता है, एक पूरा एंगल दिया जा सकता है। ठीक है, तो 3 टाइप का आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। चौथा टाइप ये होगा कि सीधा I दे दे और R पूछ ले, तो वो तो आप लोग कर लेंगे। I बराबर R होता है। चलिए परावर्तन के प्रकार। परावर्तन कितने प्रकार का होगा, परावर्तन कितने प्रकार का होगा। तो परावर्तन 2 प्रकार का होगा, एक नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, एक होगा अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन, इसको बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, रेगुलर रिफ्लेक्शन किससे होगा, तो समतल सतह से होगा। किससे होगा, समतल, एकदम जो सतह बराबर होगी उससे क्या होगा, तो नियमित परावर्तन होगा। अनियमित परावर्तन कहाँ होगा, जहां खुरदुरी सतह होती है वहां पर। खुरदुरी सतह मतलब उबड़ खाबड़ सतह होगी, वहां पे कैसा परावर्तन होगा, अनियमित परावर्तन होगा। अब देखिए
परावर्तन में होता क्या है कि आपतित किरण माने प्रकाश आती है और टकरा कर वापस लौट जाती है। 4 आपतित किरण खींचे हैं, ये सभी एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। यहाँ से अविलंब डालेंगे तो जितना डिग्री का आई होगा उतना ही क्या बनाएगा, आर। आर बनाएगा तो ये निकलेगी प्रकाश किरण, ये एक दूसरे के क्या निकल जाएंगे, पैरेलल निकल जाएंगे। आई का मान और आर का मान आपस में क्या होगा, बराबर। इस प्रकार का परावर्तन क्या कहलाता है, नियमित परावर्तन कहलाता है। नियमित परावर्तन कहाँ होगा, तो चिकनी व समांतर सतह पर। ठीक है, अनियमित परावर्तन में देखेंगे यहाँ पर भी समानांतर ही प्रकाश किरण भेजते हैं। देखेंगे कि यहाँ पे प्रकाश किरण एक दूसरे से कोई नियम फॉलो नहीं करेंगे। चलिए देखिए, हम बताए थे कि परावर्तन कराने के लिए किसकी जरूरत होगी, अविलंब की। अविलंब जब तक नहीं खींचेंगे तब तक आई बराबर आर नहीं कर पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या होगा, परावर्तन नहीं हो पाएगा। परावर्तन होने के लिए हमको सबसे पहले परावर्तन कराने के लिए किसकी जरूरत है, अविलंब की। अब देखेंगे तो ये क्या बन रही है, कोई भी खुरदरी सतह होगी तो किसी ना किसी वक्र का होगा, और वक्र में से अगर जो थोड़ा सा भाग निकाले तो ये पता चलेगा किसी वृत्त का है, किसी वृत्त का है। अब वृत्त में आप लोग पढ़े हैं क्लास 9 में कि वृत्त के केंद्र से किसी भी बिंदु पर इसके परिधि पर मिलाने वाली रेखा लंब होती है। वृत्त के केंद्र से इसके परिधि पर मिलाने वाली रेखा यानी कि जो इसकी त्रिज्या खींचते हैं ये क्या होती है, इस बिंदु पर लंब होती है। तो हम अविलंब कैसे खींचते हैं, लंब ही ना खींचते हैं। तो इसका लंब ज्ञात करने के लिए मानेंगे कि ये जो एक वृत्त का टुकड़ा है, अब वृत्त का टुकड़ा है तो इसका सेंटर इधर होगा। ये वाले भाग अगर जो वृत्त का टुकड़ा है तो इसका सेंटर कहीं इधर होगा। ठीक है, अविलंब खींचना है तो इसको मिला दे उस बिंदु से, तो उसको मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, ऐसे मिलेगा, मिलेगा ना। और जब मिलेगा तो इसके लिए आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आर इतना ही खींचा जाएगा, लीजिए खींच दी। अब परावर्तन होगा तो आर परावर्तन होगा उतने डिग्री पे एंगल पे परावर्तित किरण आ जाएगी। अब इसके लिए खींचते हैं अविलंब, तो अविलंब इसके लिए खींचेंगे तो यहाँ पे देखिए आई के मान में कुछ अंतर आया, पहले क्या मिला था, थोड़ा सा मिला था, अभी क्या मिला है, ज्यादा। इतना ही ज्यादा यहाँ पे आर की भी वैल्यू मिलेगी और ये आर होगी, परावर्तित किरण आ गई। इसमें देखेंगे आई की वैल्यू आपको इतना मिला, तो इतना ही तो परावर्तन कोण भी होगा। इतना परावर्तन कोण खींचेंगे तो ऐसे खींचेंगे। यहाँ पर देखिए इस बिंदु के लिए केंद्र यहाँ पे मिलेगा तो यहाँ से खींचते हैं अविलंब ये हो गया आई, तो इतना ही आर मिलेगा। देख रहे हैं किरणें समानांतर आ रही हैं, लेकिन परावर्तन के पश्चात क्या समानांतर हैं, नहीं। इसीलिए इसको बोला गया है कि ये किस प्रकार का परावर्तन है, अनियमित। इसमें कोई नियम नहीं लग रहा है, माने ये जो प्रकाश किरणें आ रही हैं उस नियम से इसका परावर्तन नहीं हो रहा है। समानांतर आ रही है तो समानांतर वापस नहीं लौट रही है, इसमें समानांतर आ रही है तो समानांतर लौट जा रही है। समानांतर आ रही है तो क्या हो जा रहा है, समानांतर लौट जा रहा है। ये किस प्रकार का परावर्तन, अनियमित परावर्तन। ये कहाँ देखने को मिलेगा, पूरा दूरी सतह पर, खुरदुरी सतह पर। अब देखिए इसका क्या लाभ है, नियमित परावर्तन का लाभ या उपयोग देखेंगे। दीवालों को जब हम घरों की दीवार जब तक क्या होता है, प्लास्टर नहीं होता है तब तक घरों में अंधेरा सा छाया होता है, ठीक है। लेकिन जब प्लास्टर कर देते हैं तो घरों में क्या हो जाता है, थोड़ा सा ज्यादा उजाला हो जाता है। लेकिन जब उसमें पुट्टी मार देते हैं तो घर में और ज्यादा उजाला हो जाता है।
पेंट मार देते हैं तो क्या हो जाता है, और ज्यादा उजाला उसमें बढ़ जाता है। तो उसमें क्या होने लगता है, दीवार को जब हमने क्या किया, प्लास्टर किया, तो दीवार में बहुत सारे बड़े बड़े गड्ढे थे, माने उसमें क्या हो रहा था, इस तरह की सरफेस थी, इसमें अनियमित परावर्तन हो रहा था। कुछ प्रकाश किरणें आपस में लड़ के ही खत्म हो जाती हैं, कुछ यहाँ से आएंगे तो इसमें लड़ेंगे, कुछ इधर फैलेंगे, मतलब इनका क्या हो जाएगा, परावर्तन होगा, लेकिन अनियमित होगा, एक जगह प्रकाश नहीं जाएगा। और जब प्रकाश नहीं जाएगा तो उजाला कम रहता है घर में। फिर प्लास्टर करा देते हैं, तो यही जो खुरदुरी सतह है, थोड़ा सा खुरदुरी बन जाती है, ये खुरदुरी बनती है तो इसमें क्या हो जाता है, थोड़ा सा लाइट और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जब पुट्टी मारते हैं तो जो हल्का खुरदुरा भी सतह होता है वो भी भर जाता है तो और उसमें ज्यादा लाइट हो जाता है। आप पेंट मारते हैं तो पेंट और पतला होता है, और जहां जहां गड्ढा होता है उसमें और आके वो भर जाता है, तो लगभग ये फ्लैट सरफेस बन जाता है। अब फ्लैट सरफेस बन जाता है तो वहां पे किस प्रकार का परावर्तन होने लगता है, नियमित परावर्तन, और वो दीवार और अच्छी चमकदार दिखने लगती है, और घर में उजाला की मात्रा बढ़ जाती है। कहने का मतलब नियमित परावर्तन में लगभग पूरा प्रकाश ही क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है, कोई प्रकाश क्या नहीं होगा, छुपेगा नहीं। लेकिन यही खुरदुरी जब तक सतह थी तब तक क्या हो रहा था, कुछ प्रकाश किरणें आकर आपस में लड़कर क्या हो जा रही थी, छुप जा रही थी। अब इसमें क्या होगा कि जैसे यहाँ पे खुरदुरी सतह है, तो यहाँ से जो परावर्तन होगा तो इस पे आकर टकरा जाएगा, यहीं पे प्रकाश खत्म हो जाएगा, तो ये प्रकाश उजाला नहीं करेगा, तो इसीलिए उस घर में अंधेरा दिखता है। तो इसका ये हो गया, घरों की पुताई करा देने पर घर क्या हो जाते हैं, चमकदार दिखाई देने लगते हैं, उसमें प्रकाश की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दूसरा, आप लोग क्या करते हैं, फेशियल क्रीम वगैरह लगाते हैं, वैसलीन वगैरह फेशियल क्रीम, तो चेहरे में जो हल्का हल्का गड्ढा है वो उस फेशियल क्रीम की वजह से भर जाता है और आपका चेहरा ग्लो करने लगता है। ये भी किसका उदाहरण हो जाएगा, नियमित परावर्तन का। अनियमित परावर्तन का लाभ देखेंगे, अनियमित परावर्तन का लाभ हम लोग अखबारों में देखते हैं। किसमें देखते हैं, अखबारों में जो खिड़कियों में जो शीशे लगे होते हैं उसमें बुलबुले टाइप के शीशे लगे होते हैं, देखेंगे तो उसमें खिड़कियों में गैस भरा होगा, माने उसमें बुलबुले होंगे, अब बुलबुले होंगे तो उसके कारण इसमें अनियमित परावर्तन होता है, अनियमित परावर्तन होगा। फिर से देखेंगे तो अखबार का पेपर खुरदुरा बनाया जाता है। खुरदुरा बनाने का उसका रीजन ये होता है कि वो छोटा छोटा लिखा होता है एकदम, उसके अक्षर देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे लिखे होते हैं, और उसको हमको पढ़ना होता है। पढ़ने के लिए अगर जो जितनी प्रकाश किरणें पेपर पे पड़ रही है उतना पूरा रिफ्लेक्ट होकर आ जाए तो आंख पर हमारे आएंगी तो आंख चमकने लगेगा, और आंख हमारा क्या होने लगेगा, दर्द करने लगेगा। इसलिए उसको बढ़िया से पढ़ने के लिए उसको कैसा बना दिया जाता है, खुरदुरा। खुरदुरा बनाने का कोई रीजन हो जाता है, खुरदुरा बनाने से पेपर सस्ता भी हो जाता है, उसमें छोटे छोटे अक्षर भी लिख पाते हैं। दूसरी बात कि पढ़ने में हमको बहुत ज्यादा वहाँ पे सुविधा होती है, आराम से पढ़ सकते हैं। वहीं अगर जो क्लासमेट वगैरह का कॉपी लीजिएगा और धूप में बैठ जाइएगा पढ़ने तो आंख चमकने लगता है, आंख तो बहुत ज्यादा चमकता है, पढ़ने का मन नहीं करता है। लेकिन पेपर लेके बैठेंगे तो वो खुरदुरा पेपर होता है, क्लासमेट की कॉपी एकदम समतल सतह की भांति व्यवहार करती है, इससे पूरा का पूरा परावर्तन हो जाता है। कॉपी वो चमकती है लेकिन क्या होता है, पेपर चमकता नहीं है, वो क्या कर देता है, प्रकाश को चारों तरफ फैला देता है और हम आसानी से उसको क्या कर पाते हैं, पढ़ पाते हैं। क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा देर तक पढ़ना भी होता है, छोटे छोटे अक्षर होते हैं। दूसरा इसका एग्जाम्पल हम बताएं, खिड़की में लगा हुआ कांच, खिड़की में कांच लगा हुआ है और उसमें बुलबुले बना दिए जाते हैं। अगर जो खिड़की में सीधा मतलब सिंपल शीशा लगाया जाएगा तो जहां से प्रकाश आएगा एक ही जगह पड़ता है, सीधा अगर जो प्रकाश रहेगा तो एक ही जगह पड़ेगा। लेकिन अगर जो वही खुरदुरा अगर जो बुलबुले वाला कांच लगाया जाता है तो इसके कारण जो प्रकाश होता है चारों तरफ फैल जाता है, तो किसके कारण हो जाएगा, अनियमित परावर्तन के कारण। तो अनियमित परावर्तन का लाभ भी हो गया, अनियमित परावर्तन का लाभ। नियमित परावर्तन किसे कहेंगे, जिस पैटर्न से प्रकाश किरणें आए उसी पैटर्न से क्या हो जाए, उसका परावर्तन हो जाए, तो उस प्रकार को उसको क्या कहेंगे, नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन कहाँ होगा, चिकनी व समानांतर सतह पर। अनियमित परावर्तन कहाँ होगा, खुरदुरी व खुरदुरी सतह पर। ठीक है, चलिए।